Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद PN लोधा। यहां पर आज हम बात करने वाले हैं शिक्षण विधियों के पेपर नंबर 63 की। देखिएगा, इसके पहले के 62 टेस्ट यदि देखना चाहते हो, प्लेलिस्ट जब वीडियो पूरा होता है तो यहाँ पर मिल जाएगी। उस पर क्लिक करते ही आपके सामने ये 62 वीडियो आ जाएंगे। तो इन टेस्टों को आप यहाँ से देख सकते हो। दोनों लेवल के लिए है, एग्ज़ाम पैटर्न के अनुसार बिल्कुल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद में आपके हिंदी का टेस्ट आ रहा है 8 बजे। पहला क्वेश्चन है साथियों, समस्यात्मक बालकों के अध्ययन एवं उपचार हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि इनमें से कौन सी है? समाजमिति विधि, नैदानिक विधि, विकासात्मक विधि और प्रयोगात्मक विधि। देखिएगा, यहाँ पर सही विकल्प का आपको चयन करना है। समस्याओं मतलब जो समस्यात्मक बालक है उनका अध्ययन करना है, उनका उपचार करना है, तो समाजमिति विधि से नहीं होगा, बल्कि नैदानिक विधि जो होती है, नैदानिक विधि से आप जो समस्यात्मक बालक है उनका अध्ययन करके उपचार कर सकते हो। विकल्प नंबर आपका 2 सही है प्रश्न 1 में। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 2 पर। तो आपका सेकंड क्वेश्चन इसमें आता है, गणित से संबंधित शिक्षण से संबंधित परिभाषा पूछी गई है। रोजर बेकन के अनुसार गणित, तो रोजर बेकन ने गणित की एक परिभाषा दे रखी है। आपको ये बताना है कि इनके द्वारा कौन सी परिभाषा दी गई है। पहला विकल्प है विद्यार्थियों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करता है। दूसरा विकल्प है नैतिक गुणों के विकास में सहायक है। तीसरा है मानसिक अनुशासन में सहायक है। और चौथा है सभी विज्ञानों का सिंहद्वार एवं कुंजी है। तो बताइएगा, रोजर बेकन के द्वारा इनमें से गणित की कौन सी परिभाषा दी गई है? प्रश्न संख्या 2 में आपका जो सही आंसर है साथियों वो रहेगा सभी विज्ञानों का सिंहद्वार एवं कुंजी है। ठीक है, रोजर बेकन ने ये परिभाषा दी है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंहद्वार और कुंजी है। बाकी यहाँ पर जो अन्य परिभाषा है ये रोजर बेकन के द्वारा नहीं दी गई है। तो ओनली चौथा ही विकल्प आपका सही है दूसरे क्वेश्चन में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन आपके आता है, छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती है क्रिया विधि, योजना पद्धति, अवलोकन पद्धति और समस्या समाधान पद्धति। तो इनमें से बताइए कौन सी विधि है जो छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाएगी? विकल्प नंबर कौन सा सही है? अब यहाँ पर अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो क्रिया विधि मतलब करके सीखना, तो छोटे बच्चे अगर करके सीखेंगे तो जल्दी सीखेंगे, तो ये तो उपयुक्त मानी जाएगी। अवलोकन पद्धति, अवलोकन मतलब किसी चीज़ को देख करके सीखना, उसका अवलोकन करके सीखना, इसको भी उपयुक्त मान सकते हो। लेकिन यहाँ 2 विकल्प है, समस्या समाधान पद्धति और योजना पद्धति। इनमें से कौन सी उपयुक्त नहीं मानी जाएगी? अब यहाँ पर उलझन भरा ये सवाल है, क्योंकि यहाँ पर आपको लगता है कि योजना पद्धति और समस्या समाधान दोनों ही उपयुक्त नहीं है। लेकिन साथियों यहाँ पर समस्या समाधान आपका सही आंसर रहेगा। समस्या समाधान पद्धति उच्च स्तर के लिए ही उपयोगी मानी जाती है, बल्कि योजना विधि आप छोटे बच्चों के ऊपर भी लागू कर सकते हो। तो चौथा विकल्प यहाँ सही रहेगा तीसरे क्वेश्चन में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। चौथा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जिस परीक्षण को उपचारात्मक शिक्षण, यहाँ पे थोड़ा मिसटाइप है, द्वारा लिखा था मैंने, ठीक है, द्वारा उपचारित किए बिना यदि समय पर प्रयुक्त करने पर परिणाम सदैव लगभग समान प्राप्त होता है तो उसमें कौन सा गुण होता है? वैधता का, व्यापकता का, वस्तुनिष्ठता का या विश्वसनीयता का? तो उस परीक्षण में आपको बताना है कि कौन सा गुण पाया जाएगा जिसमें आप उपचारात्मक शिक्षण भी नहीं करवाते हो और फिर भी आपको हर बार परिणाम सदैव लगभग समान प्राप्त होता है, मतलब एक जैसा परिणाम प्राप्त होता है। तो फिर उसमें विश्वसनीयता का गुण होता है साथियों। वस्तुनिष्ठता में तो क्या होता है, एक ही उत्तर होता है। व्यापकता में संपूर्ण पाठ्यक्रम को उसमें शामिल किया जाता है। वैधता में जो उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं उनकी प्राप्ति की जाती है। तो यहाँ चौथा विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 4 में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। चलिए आते हैं प्रश्न संख्या 5 पर। क्या पूछा जा रहा है, इनमें से कौन सा पद इकाई पद्धति का नहीं है? अनुसंधान, प्रस्तुतिकरण, व्याख्यान और आत्मसातकरण। तो बताइए कौन सा जो पद या चरण है जो इकाई पद्धति के अंतर्गत नहीं आता है? तो मित्रों, इकाई पद्धति में आत्मसातकरण आपके आ जाता है। ये देखिए, ये तो रहेगा। प्रस्तुतिकरण भी इकाई पद्धति में आता है, अनुसंधान भी इकाई पद्धति में आता है, लेकिन व्याख्यान जैसा कोई भी पद इकाई पद्धति में नहीं आता है।
बाकी यहाँ पर तीसरा ही विकल्प सही है, पहला, दूसरा और चौथा विकल्प तो इकाई पद्धति के अंतर्गत ही आता है, इसलिए यहाँ ये सही नहीं रहेंगे, क्योंकि पूछा क्या जा रहा है, इकाई पद्धति का नहीं है, उस पद को आपको देखना था। तो थर्ड विकल्प ओनली प्रश्न संख्या 5 में राइट है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 6 की ओर। छठा क्वेश्चन है आपके, विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें शिक्षक सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है कहलाती है? आगमन विधि, व्याख्यान विधि, निगमन विधि और आगमन विधि। तो बताइए प्रश्न संख्या 6 में विज्ञान शिक्षण की कौन सी विधि है जिसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ा जाता है? तो साथियों देखिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर जो शिक्षण सूत्र होता है वो होता है आपके निगमन विधि का। यहाँ पर 2 बार आगमन विधि टाइप हो गया, एक में आप प्रयोगशाला विधि कर सकते हो, ठीक है, प्रयोगशाला विधि। देखिएगा, आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ा जाता है, जबकि निगमन विधि में सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ा जाता है। तो यहाँ पर फिर आपका कौन सा विकल्प सही रहेगा? थर्ड विकल्प प्रश्न संख्या 6 में बिल्कुल सही रहेगा। अगर प्रश्न क्या पूछता, विशिष्ट से सामान्य की ओर उल्टा रहता, तो फिर आपका आगमन सही हो जाता साथियों। यहाँ थर्ड विकल्प ही सही है छठे क्वेश्चन में। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 7 को। मिलन एवं डोनाल्ड के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कितने सोपान हैं? 5 सोपान हैं, 4 सोपान हैं, 3 सोपान हैं या 7 सोपान हैं? तो अब यहाँ पर आप सिर्फ इन्हीं के अनुसार बताओगे, क्योंकि प्रश्न में इनका नाम दिया हुआ है। अगर नाम दिया हुआ है तो फिर आप अपने अनुसार नहीं बता सकते उसको। देखिएगा, मिलन और डोनाल्ड ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के 4 सोपान बताए हैं। कितने सोपान? सोपानों की संख्या पूछी जाती है अक्सर इनकी, तो आपको याद रखना है, इनके द्वारा 4 सोपान शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बताए गए हैं। सेकंड विकल्प प्रश्न संख्या 7 में बिल्कुल सही है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों को मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित किया जा सकता है? प्रश्नोत्तरी द्वारा, वाक्य रचना द्वारा, कहानी लेखन द्वारा और चित्र निर्माण द्वारा। तो मौखिक अभिव्यक्ति में आप प्रेषित करोगे। प्रश्न को समझ लीजिए, बड़ा ही ईजी क्वेश्चन है, आसानी से आप इसका जवाब दे सकते हो। चूँकि साथियों वाक्य रचना करना, कहानी लेखन करना दोनों ही लेखन से संबंधित है, और यहाँ पर मौखिक अभिव्यक्ति की बात की जा रही है। मौखिक मतलब बोल करके, और ये दोनों चीज़ें लिख करके। चित्र निर्माण भी लेखन क्रिया के अंतर्गत ही आता है, इसलिए दूसरा, तीसरा, चौथा विकल्प आपका सही आंसर नहीं है। अगर आपको छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति में प्रेषित करोगे तो यहाँ पर प्रश्नोत्तरी विधि द्वारा, क्योंकि प्रश्नोत्तर में क्या होता है, प्रश्न पूछे जाएंगे और छात्र उनका उत्तर देंगे। उत्तर कैसे देंगे? बोल करके, ठीक है। इसलिए प्रथम विकल्प आपका सही है प्रश्न संख्या 8 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 पे आते हैं। 9वां क्वेश्चन, निरीक्षण विधि में महत्वपूर्ण सावधानी बरती जानी चाहिए। बालकों को स्वतंत्र अवसर देना, निरीक्षण द्वारा समझने का अवसर देना, प्रश्न करना और पूर्व तैयारी एवं पूर्व निर्धारित उद्देश्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही ज़्यादा चांस है गलत होने के, क्योंकि यहाँ पर प्रश्न करना तो आप करोगे नहीं, दूसरा, पहला और चौथे विकल्प में आप कंफ्यूज होगे कि भाई इसमें से कौन सा सही करें। तो निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि मतलब अवलोकन करना, ठीक है, किसी चीज़ का निरीक्षण करना, देख करके उस चीज़ के बारे में जानना। महत्वपूर्ण सावधानी क्या बरतोगे? तो साथियों इसमें राइट आंसर है पूर्व तैयारी और पूर्व निर्धारित उद्देश्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सावधानी बरती जाने वाली चीज़ें हैं। देखिएगा, निरीक्षण द्वारा समझने का अवसर, ये तो बिल्कुल कॉमन चीज़ है, ये तो निरीक्षण विधि में होना ही है। स्वतंत्र अवसर भी दोगे, लेकिन मेन चीज़ क्या आती है? पूर्व तैयारी की। आप किस चीज़ का निरीक्षण करवा रहे हो, आपने उस चीज़ को कैसे तैयार किया है, आपके क्या क्या आपने उद्देश्य निर्धारित किए हैं कि आप बच्चों को उस चीज़ को दिखा करके उनमें कौन से ज्ञान का विकास करोगे। तो साथियों ये चीज़ें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सावधानी योग्य है, इसलिए चौथा विकल्प यहाँ सही रहेगा प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। भाई ये चीज़ें तो कॉमन है, होना ही है, सावधानी की जरूरत यहाँ पर पड़ेगी। प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं। सुकरात का शिक्षण आव्यूह है प्रदर्शन, प्रश्नोत्तर, प्रवचन और व्याख्यान। तो इनमें से सुकरात का शिक्षण आव्यूह मतलब सुकरात ने कौन सी शिक्षण, आव्यूह का मतलब व्यूह मतलब रचना होती है, ठीक है। तो कौन सी विधि यहाँ सुकरात के द्वारा दी गई है? प्रश्नोत्तर विधि यहाँ पर सुकरात के द्वारा दी गई है मित्रों। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 10वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 पर। तो चलिए आते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रणाली श्रेष्ठतर है क्योंकि? ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनको श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? क्योंकि पूरे पाठ्यक्रम में वे प्रसारित होते हैं, क्योंकि यह सीमित समय में पूर्ण होती है, क्योंकि जांच कार्य सरल होता है और क्योंकि इसमें उत्तर देना सरल है।
तो बताइए वस्तुनिष्ठ परीक्षण प्रणाली बेहतर क्यों मानी जाएगी, कौन सा विकल्प आपका सटीक विकल्प है साथियों। देखो उत्तर देना सरल है तो आप और भी क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन उत्तर देना सरल ये इसलिए श्रेष्ठतर का ये कोई कारण नहीं है। जांच कार्य सरल होता है तो ये भी श्रेष्ठता का कारण नहीं है। यहाँ पर तो जो जांच करने वाले हैं उनके बचत होती है, सीमित समय में पूर्ण होती है, तो इसमें तो टाइम ज़्यादा लगता है। ठीक है, आप जल्दी भी पूरी कर दोगे तो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो श्रेष्ठतर नहीं माने जाएंगे, बल्कि राइट आंसर है पूरे पाठ्यक्रम में ये प्रसारित होती है। क्योंकि जो निबंधात्मक टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये पूरे सिलेबस से आप 5-7 क्वेश्चन ही बनाते हो, जबकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आप क्या करते हो पूरे सिलेबस से 100 क्वेश्चन बनाते हो। तो कितना अंतर आया, ये पूरे सिलेबस को कवर कर रहा है और ये निबंधात्मक पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते हैं। इसलिए प्रथम विकल्प 11वें क्वेश्चन में आपका बिल्कुल सही आंसर है साथियों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 पर। तो 12वां प्रश्न पूछ रहा है आपसे, इस विधि का संबंध अक्षरों तथा शब्दों की ध्वनियों से है। अक्षर बोध विधि का, देखो और कहो विधि का, स्वरोच्चार विधि का और अनुकरण विधि का। तो बताइएगा प्रश्न संख्या 12 में कौन सा विकल्प आपका सही रहेगा साथियों। देखिएगा 12वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी विधि है जिनका संबंध अक्षर और शब्दों की ध्वनियाँ, तो ध्वनियों से संबंध यहाँ पर स्वरोच्चार विधि से है। स्वरों का उच्चारण करना, बिल्कुल चाहे अक्षर हो या शब्द हो, ध्वनियों का संबंध स्वर के उच्चारण से होता है, इसलिए स्वरोच्चार विधि आपका सही आंसर है प्रश्न संख्या 12 में। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13वां क्वेश्चन पूछ रहा है मित्रों आपसे, पाठ्य पुस्तक विधि है, विषय वस्तु को रटने के लिए है, शिक्षण की सरलता के लिए है, अध्यापक की सहायता के लिए है और विषय वस्तु की सूचनाओं के संप्रेषण के लिए है। तो बताइएगा पाठ्य पुस्तक विधि इनमें से किसके लिए मानी जाती है। 13वें क्वेश्चन में सही विकल्प का आपको चयन करना है साथियों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है मैं आपको बता देता हूँ। इसका राइट आंसर है विषय वस्तु की सूचनाओं के संप्रेषण के लिए। जो विषय वस्तु की सूचना है उनको संप्रेषण किसके माध्यम से किया जाता है, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से किया जाता है। सरलता, सहायता, रटना तो बिल्कुल ही गलत हो जाता है। सरलता और सहायता से ज़्यादा बेटर विकल्प आपका चौथा है। 13वें क्वेश्चन में चौथा ही विकल्प आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 14 की ओर। लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट में हमें बता करके जाए आप कितने क्वेश्चन इस वीडियो में सही कर पाते हो। भाषा शिक्षण में उच्चारण शुद्धता के लिए प्रयोग किया जाता है OHP, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन और डिक्टाफोन। तो बताइए भाषा शिक्षण में उच्चारण की शुद्धता के लिए किसका प्रयोग करेंगे साथियों। OHP का तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे, क्योंकि OHP तो एक दृश्य सामग्री है। अब यहाँ पर लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन, डिक्टाफोन, इनमें से कौन सा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 14 में। तो 14वें क्वेश्चन में समझ लीजिए, या फिर अगर नहीं है तो फिर आप इसका जो सही आंसर करोगे वो रहेगा लिंग्वाफोन। लिंग्वाफोन का उपयोग उच्चारण की शुद्धता के लिए किया जाता है। ठीक है, दूसरा विकल्प अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। सेकंड विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 15 की। तो 15वां क्वेश्चन आपके हैं मित्रों, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का लक्ष्य नहीं है। कौन सा लक्ष्य सामाजिक अध्ययन शिक्षण का नहीं माना जाएगा। उत्तम नागरिकता का विकास करना, सामाजिक चरित्र का निर्माण करना, अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास करना और बालक का वैज्ञानिक व भौतिक विकास करना। तो बताइए 15वें क्वेश्चन में कौन सा विकल्प आपका सही है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का इनमें से कौन सा लक्ष्य नहीं है। देखिए उत्तम नागरिकता का विकास हो, ये बिल्कुल लक्ष्य होता है। सामाजिक चरित्र का निर्माण हो, ये भी लक्ष्य होता है। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना का विकास हो, ये भी लक्ष्य होता है। लेकिन बालक का मनोवैज्ञानिक और भौतिक विकास ये सामाजिक अध्ययन शिक्षण के लक्ष्यों में नहीं आता है, क्योंकि वैज्ञानिक विकास तो भाई विज्ञान सब्जेक्ट के अंतर्गत आ जाता है। इसलिए यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है प्रश्न 15 में वही सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। 16वां क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, वह विधि जिसमें वस्तुओं के संपर्क में बालकों को लाया जाता है तथा वस्तुओं के सामने उनके नाम से कार्ड रखे होते हैं, उस विधि को क्या कहा जाता है। व्यतिरेकी विधि कहा जाता है, वाचन विधि कहा जाता है, साहचर्य विधि कहा जाता है, या इनमें से सारी ही विधियां सारे ही नामों से जानी जाती है। तो साथियों
इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो रहेगा साहचर्य विधि। साहचर्य विधि मोंटेसरी के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा? मैडम मारिया मोंटेसरी के द्वारा। इसमें क्या होता है साहचर्य विधि में कि भाई एक तो कार्ड रखे होते हैं, ठीक है, और कुछ चीज़ें होती है, अब उन कार्ड पर उनके नाम लिखे होते हैं और उनको अलग अलग करके तो उनको एक दूसरे से मिलान करना होता है। साथियों, ऐसी विधि को साहचर्य विधि के नाम से जाना जाता है। थर्ड विकल्प आपके 16वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 17 की ओर। तो आपके प्रश्न संख्या 17 है, वर्तमान पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण दोष यह है कि सैद्धांतिक है वर्तमान पाठ्यक्रम, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण दोष माना जाएगा, या फिर अमनोवैज्ञानिक है वर्तमान पाठ्यक्रम, ये सबसे महत्वपूर्ण दोष माना जाएगा, या परीक्षा प्रदान है, या व्यवहारिक शिक्षा का अभाव है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा वर्तमान में पाठ्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण दोष माना जाएगा। साथियों, वर्तमान में जो पाठ्यक्रम चल रहा है इसका सबसे महत्वपूर्ण दोष है व्यवहारिक शिक्षा का अभाव होना। ठीक है, व्यवहारिक शिक्षा, सैद्धांतिक शिक्षा बच्चों को दे दी जाती है, उनको व्यवहारिक शिक्षा सैद्धांतिक ज्ञान होने पर भी वो चीज़ व्यवहार में नहीं ला पाते हैं। इसलिए वर्तमान पाठ्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण दोष क्या माना जाता है कि इसमें व्यवहारिक शिक्षा का अभाव है। चौथा विकल्प आपके 17वें क्वेश्चन में सही है। आगे बात करेंगे प्रश्न नंबर 18 की। तो 18वां क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक अध्यापक कक्षा में पूर्व ज्ञान से जुड़े प्रश्न कर रहा है। हर्बर्ट की पंचपदी के अनुसार वह किस चरण में है? प्रस्तावना में, प्रस्तुतिकरण में, तुलना में और सामान्यीकरण में। तो बताइए 18वें क्वेश्चन का सही विकल्प आपका कौन सा रहेगा? अध्यापक जो है वो कक्षा में पूर्व ज्ञान से जुड़े प्रश्न कर रहा है। तो पूर्व ज्ञान से जुड़े प्रश्न किस में किए जाते हैं? साथियों, पूर्व ज्ञान से जुड़े प्रश्न प्रस्तावना में किए जाते हैं। किस में किए जाते हैं? प्रस्तावना में। जो हमें टॉपिक पढ़ाना होता है उस टॉपिक तक लाने के लिए, बच्चों को उस चीज़ से लिंक करने के लिए, जोड़ने के लिए उनका जो पूर्व ज्ञान होता है उस पर आधारित प्रश्न करके हम मेन मुद्दे पर आते हैं। तो ऐसा चरण प्रस्तावना वाला चरण होता है। विकल्प नंबर 1 सही है 18वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19 की तरफ। तो चलिए आते हैं 19वें प्रश्न पर। 19वां क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान व सामाजिक अध्ययन में अंतर है। पहला विकल्प, एक सामाजिक विज्ञान का अध्ययन है, दूसरा प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन है। दूसरा विकल्प है एक साहित्य का अध्ययन है, दूसरा संस्कृति का अध्ययन है। तीसरा विकल्प है एक अधिक सैद्धांतिक है, दूसरा व्यवहारिक है। और चौथा है एक उपयोगी है और दूसरा अनुपयोगी है। तो साथियों, सामाजिक विज्ञान उच्च स्तर पर प्रयोग में लाया जाता है, जबकि सामाजिक अध्ययन उच्च स्तर पर प्रयोग में नहीं लाया जाता है। अब यहाँ पर होता क्या है कि उपयोगी तो दोनों हैं, तो ये तो गलत हो जाता है। साहित्य का अध्ययन कौन करता है? नहीं करता है, ये भी गलत हो जाता है। एक सामाजिक विज्ञान है, दूसरा प्राकृतिक विज्ञान है, या एक अधिक सैद्धांतिक है और दूसरा व्यवहारिक है। यहाँ पर 19वें क्वेश्चन में राइट आंसर पहला या तीसरा कौन सा रहेगा? इन दोनों में से भाई एक आंसर तो है, लेकिन कौन सा वाला? तो साथियों, राइट आंसर है एक अधिक सैद्धांतिक है। सामाजिक विज्ञान सैद्धांतिक विषय है और सामाजिक अध्ययन व्यवहारिक विषय माना जाता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 19 में। मूल रूप से इन दोनों विषयों में यही अंतर है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन सामाजिक अध्ययन में थोड़ी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 और आज के अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके जरूर जाइएगा। आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन है, जिस शिक्षण सूत्र से स्थानीय गुणों से संबंधित कर विश्व या राष्ट्र के ज्ञान को दिया जाता है वह है अनिश्चित से निश्चित की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, संपूर्ण से खंड की ओर और ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो बताइए 20वें क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा रहेगा? मित्रों, यहाँ पर 20वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है, एक बार प्रश्न को हम समझते हैं कि कौन सा शिक्षण सूत्र है जिसमें स्थानीय गुण, स्थानीय का मतलब जिन चीज़ों को हम जानते हैं, तो ज्ञान जिनका हमें होता है मतलब, और फिर हम उन चीज़ों को स्थानीय गुणों से संबंधित कर विश्व या राष्ट्र का ज्ञान दिया जाता है, मतलब हम जिनको नहीं जानते उनका ज्ञान दिया जाता है। अर्थात ये शिक्षण सूत्र ज्ञात से अज्ञात की ओर का प्रदर्शन कर रहा है। चौथा विकल्प आपके 20वें क्वेश्चन में सही है। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हो। और सुबह 8 बजे जो हिंदी का वीडियो आ रहा है उसको भी ज़रूर अटेंड करिएगा। उसमें पूरे के पूरे 30 क्वेश्चन है दोनों लेवल के लिए। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है या सेकंड हिंदी है तो भी काफ़ी ज़्यादा उपयोगी। ठीक है, मिलते हैं 8 बजे वाले वीडियो में।